हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स। डियर जिंदगी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर किसी विषय में हम आपस में बात कर सकते हैं तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज का हमारा विषय है रियल एस्टेट, घर, हमारा अपना घर। कौन नहीं चाहता कि हमारा एक फ्लैट हो या बंगला हो या कुछ तो हो जो हम मिडिल क्लास ज़िंदगी, मिडिल क्लास लोग ये जो जीते हैं, वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं और हम आखिर में हमारा घर ले लेते हैं। लेकिन कुछ साल पहले मेरे कुछ दोस्त थे, अलग अलग जगह से दोस्त थे, और मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जो सुनकर मैं बहुत बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या घर खरीदना सही है या नहीं। आज हम सब मेट्रो सिटी में जीते हैं, वहीं पे काम करते हैं, तो बट नेचुरल हमारा घर भी वहीं होगा, आसपास में ही होगा या एक सम डिस्टेंस पे होगा। भले आप किसी गांव से आए हो या दूसरे शहर से आए हो, आपका नेटिव प्लेस कुछ तो अलग होगा, लेकिन आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जो सिटी में पैसा कमाने आए हो, वहाँ आप घर ज़रूर लेते हो। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी घर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो अपने नेटिव प्लेस में लेते हैं, अपने गाँव में लेते हैं। घर, ज़मीन, फार्म हाउस है या खेत है, कुछ भी वो अपने गांव में लेते हैं, सिटीज़ में वो कभी नहीं लेते। तो मैंने, इट वॉज अ शॉक टू मी, तो मैंने पूछा क्यों। और ऐसा भी नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे थे, दे वर इन्वेस्टर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई जैसे सिटी में, अभी ये बात मैं मुंबई की कर रहा हूँ, उन्होंने मुंबई सिटी में अफोर्ड होते हुए भी फ्लैट्स नहीं खरीदे या बंगलोज या कुछ भी नहीं खरीदा। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। तब उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा उससे तो मेरे होश उड़ गए। ये तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। उसने मुझे कहा, उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, समझाया उसने मुझे कि देखो, आज तुम्हारा एक फ्लैट है, मुंबई सिटी में तुम्हारा एक फ्लैट है, 2 BHK 3 BHK का फ्लैट है, जिसकी प्राइस है 1.5-2 करोड़ रुपया, 2 करोड़। तो यू आर वेरी हैप्पी। आई सेड यस, आई एम वेरी हैप्पी। तो प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है मेरी। तो उसने मुझे कहा अच्छा, तो अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तुम्हें मेडिकल प्रॉब्लम है या दूसरा कोई बच्चे का एडमिशन करना है या कोई भी ऐसा बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक 10 लाख रुपए चाहिए, तो तू ये फ्लैट बेच देगा। तो मैं बोला नहीं, हाउ कैन आई सेल द फ्लैट, फ्लैट बेच के मैं जाऊंगा कहाँ। जिस एरिया में, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, वो फ्लैट 2 करोड़ का है, उसे आप अगर आज बेचोगे तो उसी एरिया में उस पैसे से कुछ नहीं आने वाला। दिस इज द फैक्ट। इसका मतलब उसने मुझे कहा, अगर तू ये तेरी जरूरत के वक्त ये फ्लैट अगर तू नहीं बेचेगा तो क्या उसके ऊपर लोन लेगा। मैं बोला कि मे बी मैं लोन ले सकता हूं, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट चल रहे हो तो शायद मैं लोन भी नहीं ले सकता उस पर। तो बोला दैट मीन्स दिस इज योर डेड इन्वेस्टमेंट। फिर उसने मुझे कहा कि यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इंटीरियर, बहुत खर्चा किया है, तो तू ऐसा तो ज़रूर करेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये 50 इंचेस का टीवी बेच देगा। मैं बोला ऐसे कैसे बेच दूँ, वो भी नहीं हो सकता। तो एसी बेच देगा। मैं बोला नहीं। ही सेड, उसने मुझे बताया कि यानी कि यहाँ ये घर और इस घर में जो कुछ भी तेरा है वो पूरे का पूरा डेड इन्वेस्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो सेम कॉस्ट में बेचे नहीं जा सकते, उसके ऊपर लोन नहीं मिलेगा। फ्लैट तो तू बेचेगा नहीं, क्योंकि फ्लैट बेच के कहाँ जाएगा रास्ते पर। तब मैं सोचने लगा, हाँ ये तो मेरी डेड इन्वेस्टमेंट है। मैं तो अपने मन में खुशी मना रहा था कि मेरे फ्लैट की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर मैंने उसे पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझाओ ठीक तरह से। उसने कहा कि वो लोग कभी भी सिटीज़ में फ्लैट्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, घर नहीं खरीदते, वो रेंट पे ले लेते हैं। मैंने बोला रेंट पे। उसने कहा हाँ।
तो उसने मुझे कैलकुलेशन बताया। उसने मुझे पूछा कि एक जनरल मिडिल क्लास आदमी की सैलरी कितनी होती है। मैंने कहा मे बी 30,000, 40, 50,000, मैक्सिमम 50,000 के आसपास पकड़ लीजिए। उतनी भी नहीं होती एक्चुअली, लेकिन 50,000 पकड़ लीजिए। उसने कहा तू एक फ्लैट लेगा और जिंदगी भर उसके 20 साल उसके इंस्टॉलमेंट्स भरेगा उसमें से, अपनी सैलरी में से। और वो तू ना तो तू जॉब छोड़ सकता है, ना तू वहां किसी, अगर वहां तेरा कुछ इंसल्ट भी हो गया तो भी तू कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुझे उस जॉब की जरूरत है, क्योंकि तुझे अपने फ्लैट के लिए इंस्टॉलमेंट भरने हैं। मैंने बोला या दिस इज राइट, परफेक्ट। तो उसने मुझे कहा कि आजकल लोग फ्लैट्स कैसे लेते हैं। एक तो उनका पुरानी जगह कुछ तो होता ही है, फ्लैट होता है, उसे बेचकर लेते हैं दूसरा फ्लैट, उसे बेचकर उसमें कुछ पैसे ऐड कर कर या लोन लेकर वो फ्लैट्स लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने एक केस ली कि एक आदमी ने, उसने मुझे खुद बताया कि आज तूने अगर ये फ्लैट बेच दिया तो तुझे कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा 2 करोड़। 2 करोड़ तो मिलेंगे। उसने मुझे कहा कि अगर ये तू कैपिटल गेन, मतलब फिर से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता, तो तुझे प्रॉपर्टी गेन कितना, कैपिटल गेन कितना भरना पड़ेगा। मैंने कहा अराउंड 30% शायद भरना पड़ेगा। 30% के पास, मुझे पता नहीं है एक्चुअली उतना। तो उसने कहा कि मैं एक तेरे को सुझाव देता हूं, तू सोच इसके बारे में। उसने मुझे सुझाव दिया कि ये 2 करोड़ में से क्या तुझे क्या क्या चाहिए। मैंने कहा ये मत सोचो कि आपके पास कितना पैसा है, आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कि हाँ, एक फ्लैट तो सिटी में एक घर चाहिए, फिर एक फार्म हाउस चाहिए समुद्र के किनारे कुछ तो, या फिर वहाँ पे जगह चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि सपोज एक समुंदर, अलीबाग विलीबाग आजू बाजू में कहीं तो जगह है, तो कितने में मिलेगा फ्लैट वो। मैंने कहा मिलेगा 40-50 लाख में मिल जाएगा, 30 to 40 लाख में एक सी शोर के ऊपर मुझे फ्लैट मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, अब बचे कितने। मैंने बोला 1.5 करोड़। अब ये 1.5 करोड़ में तुझे दूसरा फ्लैट लेना है। अभी सपोज तेरा 2 BHK है, तुझे 3 BHK लेना है, तो व्हाट यू विल डू। मैंने कहा आई विल टेक लोन 50 लाख मोर लोन। तो इसका मतलब है 50,000 का इंस्टॉलमेंट मैं अगले 20 साल तक भरूंगा। मैंने बोला हाँ एग्जैक्टली। उसने मुझे कहा कि 2 करोड़ में से तेरे 50 लाख गए। तो उसने मुझे कहा अब तेरे पास बचे 1.5 करोड़। अब इस 1.5 करोड़ के ऊपर तुझे प्रॉपर्टी गेन भरना पड़ेगा, या अपने सीए से कंसल्ट करके कुछ तो झोलझाल करके तू थोड़ा कम कर सकता है। चलो मान लेते हैं मेरे पास 1 करोड़ 25 लाख, या चलो 50 लाख गए ऊपर के तेरे। उसने कहा मुझे 1 करोड़ तेरे पास बच गए। अभी इस 1 करोड़ को अगर तूने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया, आजकल तो आपको पता है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं एफडीज के ऊपर, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, गोल्ड या और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, वहां पे तूने प्रॉपरली कहीं भी बिना रिस्क लिए हुए तूने इन्वेस्ट किया, तो तुझे कम से कम ईयरली 12% का रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब तुम्हें शेयर्स में डालो, या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स है जो सीए आपको बता सकता है, विदाउट रिस्क प्लान्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज 1 करोड़ दो, 3 महीने के बाद 2 करोड़ वापस ले लो, ये सारे रिस्की प्लान्स है। इसमें तो गोलमाल ही है, पैसा जाने वाला ही है। तो उसने मुझे कहा कि ये 1 करोड़ के ऊपर 12% तुझे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मतलब कितना हुआ। मैंने कहा 12 लाख साल का। तो उसने मुझे कहा कि मतलब 1 लाख रुपया महीने का। अरे भाई तेरी उतनी सैलरी भी नहीं है। मैंने कहा हाँ, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। तो उसने कहा ये 1 लाख रुपया तुझे जब तक तेरी इन्वेस्टमेंट्स चालू है, और वो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती ही रहेगी, अगर शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो तो मल्टीप्लाई होते ही रहेंगे, उसके रेट्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो बोला कि फिर काम करने की जरूरत क्या है। अगर तूने एक भाड़े से घर भी लिया इसी बिल्डिंग में, तो इस बिल्डिंग में रेट क्या चालू है। मैंने कहा 25,000। तो मुझे उसने कहा कि 25,000 रेंट देने के बाद फिर भी तेरे पास 75,000 बचते हैं। उतनी भी सैलरी नहीं होती लोगों की। मतलब हमारे पास जो पैसा है उससे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके लोन के इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं, और वो जो टेंशन है ना सिर्फ अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर भी डालते हैं। और हमारी जो सैलरी है, मे बी जो इनकम है 1 लाख 1.5 लाख,
उसमें से आधे से ज़्यादा तो इंस्टॉलमेंट में जाता है। ऐसी चीज़ के लिए जिसे आप जिंदगी में कभी बेचने वाले नहीं हो, अगर आपके पास वो एक ही फ्लैट है तो। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अपनी जिंदगी में एक फ्लैट लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो उसने मुझे कहा कि इसके ये एक फायदा तो है ही इसका, 100% है कि तेरा इनकम, सेकंड इनकम तो चालू ही रहेगा तेरा, जो तेरे इन्वेस्टमेंट से तेरा आ रहा है। और हर एक आदमी को जिंदगी में, जैसे वॉरेन बफे कहता है कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो हमारे इनकम के मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि तेरा जॉब तो शुरू है, अब तेरे ऊपर लोन भी नहीं है, तेरा फ्लैट का रेंट जो है वो तो तेरे इन्वेस्टमेंट से जा रहा है, और प्लस इन्वेस्टमेंट से सेकंड इनकम तुझे आ रहा है। तो अब तू मुझे बता, आर यू हैप्पी और नॉट? मैंने कहा या आई कैन बी, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है कि मेरा खुद का घर नहीं होगा ना। तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि जो चीज़ तू ना जिंदगी में कभी यूटिलाइज, मतलब बेचने वाला नहीं है, जिसका उपयोग तुझे कभी होने वाला नहीं है, उसके लिए तू दुनिया भर के टेंशन अपने सर पे ले रहा है, क्यों? और उसने मुझे बोला कि ये फ्लैट में तुमने तो प्लान कर लिया होगा, सारे मिडिल क्लास लोग जो हम जैसे हैं वो सब प्लान करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम गांव जाएंगे या फार्म हाउस जाएंगे, फार्म हाउस से जाके रहेंगे और ये फ्लैट बच्चों को दे देंगे। तो वो तो है तेरे पास ऑलरेडी, वो तो तूने लेके रखा है। तब मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया। उसने मुझे और एक चीज़ बताई जो हम भारतीय बहुत मानते हैं, नहीं सिर्फ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में मानते हैं लोग। उसने कहा कि उसके साथ एक घटना हुई थी, उसके बाद उसने ये डिसीजन ले लिया। उसने कहा कि उसने एक जगह ली थी, एक फ्लैट था या कुछ रो हाउस वगैरह था। उसने कहा वहाँ जाने के बाद मेरा पूरा बिजनेस डाउन हो गया, बहुत अनलकी जगह थी, लेकिन अब मैंने वो परचेस कर ली थी, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं बेचने जाऊँ तो भी वो बहुत लो रेट में जाएगी वो, क्योंकि लोगों को पता होता है। तो वो बोला कि उसके बाद मैं सुधर गया कि अगर मैं किसी रेंटल प्लेस में जाता हूं, और आजकल तो एग्रीमेंट 7-7 साल के बनते हैं, आपका रेंट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और अगर मुझे कुछ ऐसे अनुभव आने लगे कि ये जगह मेरे लिए लकी नहीं है तो मैं बदल दूंगा उसे। अगर कल मेरी जॉब चेंज हो जाए, मेरे बच्चों का कॉलेज दूसरी जगह पे जाए, दूसरा जाए, तो मैं चेंज कर लूंगा जगह को, मैं वो एरिया में जाऊंगा रहने के लिए। आई विल चेंज माई प्लेस एवरी 3 ईयर्स। हाँ, ऐसा लगेगा कि तुझे कि यहाँ पे मैं कुछ अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसने कहा आजकल तो फर्नीचर्स टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यू कैन डिसअसेंबल एंड असेंबल द फर्नीचर्स, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट। फिर मैंने इस बात पे गौर किया और मैंने बहुत सारे मेरे मित्रों के साथ डिस्कस किया, और आप मानेंगे नहीं कि मेरे कम से कम 6 से 7 फ्रेंड्स जो है उन्होंने यही चीज़ की, यही अपनाई। सिर्फ उनके मन में एक डर था। उन्होंने कहा कि अरे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कभी मेडिकल या ऐसा, तो हमारे पास अगर पता है कि हमारे पास पैसा है तो हम उसे खर्च भी कर देंगे। पैसा रहता है तो आपको पता है खर्चा कैसे होता है, पता ही नहीं चलता है। तो बोला कि मैंने वो फ्रेंड से फिर से डिस्कस किया। उसने कहा कि भैया उसको ऐसे जगह पे फिक्स कर दो कि आप चाहोगे तो भी उसे निकाल नहीं पाओगे। और फिर सोचो कि एक हॉस्पिटल का 1 लाख का बिल भरने के लिए तुम्हारा फ्लैट बेचने वाले हो क्या? नहीं, तो फिर इसे भी मत तोड़ो, इसको भी हाथ मत लगाओ। तो यही चीज हम लोग ने बहुत डिस्कस की, और मेरे कम से कम 6-7 फ्रेंड्स ऐसे हैं, उन्होंने यही किया। उन्हें फ्लैट तो चेंज करना था। हर एक 2-3 लोगों का फ्लैट तो 3-3 करोड़ का फ्लैट था उनका। उन्होंने वो बेचकर रेंटल प्लेस में रहने गए। अपार्टमेंट्स जैसा उन्हें बड़ा अपार्टमेंट चाहिए था वैसा मिला, और उनका यहाँ से इनकम शुरू है, जॉब का शुरू है। देयर लाइफ हैज बिकम सो इजी एंड हैप्पी कि मैं देख के हैरान हो गया, दंग हो गया। और बाद में मुझे पता चला कि ये जो पैसा उनको हर महीने आ रहा है, हर साल इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, उससे उन्होंने फार्म हाउस खरीद लिए। और उसके बाद मैंने ये बहुत सोचा इसके ऊपर, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बात तो हम सभी को पता होनी चाहिए। शायद कुछ लोग इसे माने,
शायद कुछ लोग इसे ना माने, लेकिन इसके पीछे का तत्व एक ही है कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए। तो ये आपका एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। मुझे पता है कि ये बात डाइजेस्ट करने में बहुत कठिन है, मुझे भी ये बहुत कठिन गई थी डाइजेस्ट करने में, कि मेरे नाम पर जहाँ जिस सिटी में मैं आज रहता हूँ वहाँ पे मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मे बी नेटिव प्लेस में है, ये सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ध्यान से अगर कैलकुलेट करोगे, पेपर पर कैलकुलेट करोगे, अपने सीए से डिस्कस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नया फ्लैट आजकल के ज़माने में हाइपर रियल एस्टेट जो बन चुका है, लोग तो समझ रहे हैं कि इंडिया तो यूएसए बन गया है, ऐसे रेट्स धपाधप चढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ में नया फ्लैट खरीदते वक्त हम 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ का लोन लेते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट जिंदगी भर भरते हैं, और फिर वो टेंशन्स रहते हैं, फिर मेरे बाद क्या होगा, ये लोन कौन, भले आजकल थोड़ा इंश्योरेंस आता है कि अगर आप मर गए तो इंश्योरेंस कंपनी वो पेमेंट कर देगी, वो बात अलग है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स हम हमारे लाइफ में ले रहे हैं खुद ब खुद। भले इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन सबके लिए नहीं है, सब लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़रूर सोचिए इसके बारे में। और इस प्लान के बारे में अगर आपको और कुछ नई बात सूझे तो मुझे भी ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो व्हाट अदर ऑप्शंस कैन बी टेकन। तो ये सीधा सीधा ऑप्शंस है, डोंट बाय द प्रॉपर्टीज, इन्वेस्ट दैट मनी एंड गो टू द रेंटल प्लेस, हायर्ड प्लेस। ये बात उन लोग के लिए नहीं है जो बिलियनर है, जिनके पास एक एक सिटी में 10-10 फ्लैट्स पड़े हुए हैं। तो उनको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट के रेंट से वो भी आपका इनकम ही आ रहा है। सो यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो दोस्तों, आज के इस भाग में बस इतना ही। इस बात पर आप ज़रूर सोचिए और आपके विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।